नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी हमसफर। रात में देर तक 19 वर्षीय गुड्डी 60 वर्षीय सास मालती देवी के कपड़े मुद्दतों पुरानी टीन की लाल फूल वाली नीली बकसिया में जमाती रही और मालती देवी वहीं कथरी पर बैठी टुकुर टुकुर उसे ताकती रही। अगले दिन मालती को बस से तीर्थ धाम के लिए निकलना था। इस सिकंदरा कस्बे के ही राम स्वरूप के छोरे ने अभी अभी नई बस कसवाई थी तो रहवासियों को सस्ते में तीर्थ लेवा जा रहा था। ज्यादातर उसमें आसपास के गांव खेड़ों के घर के बड़े बूढ़े थे जिन्हें उनके बेटे मोक्ष प्राप्ति और स्वयं पुण्य कमाने भेज रहे थे। जो सधवा थे वो जोड़े से जा रहे थे और जिनका एक साथी बिछुड़ चुके थे वो अकेले। आसपास के कस्बों के अपरिचित लोग सब मिलकर 17 जने थे। दोपहर को जब मालती ने अपने बेटे से धीरे से कहा था, रघु बेटा, हम घर से कभी बाहर निकले नहीं, जहाँ भी गए तुम्हारे बाबूजी साथ थे। हमारे संग धाम जाने वालों को हम जानते भी नहीं, कैसे होगा, सब गैर हैं। रघु ने शायद सुना नहीं था। वो जल्दी जल्दी कपड़े लेकर नहान घर में घुस गया। बात बहू गुड्डी ने झट से लपक ली। अरे इस उम्र में क्या अपने क्या गैर, तुम्हें तो तीर्थ जाना है जन्म सुधारने, कोई रिश्तेदारी थोड़े ही जुटानी है। वो तिल मिलाकर बोली थी और फिर एक तरफ से मुस्कुराते हुए उसने मजाक किया था, वहां भी तुम्हारी उम्र के अकेले जा रहे होंगे, कर लेना किसी से दोस्ती। इस उम्र में दोस्ती का अपना अलग ही मजा होता है। छी। बहू के इस कटाक्ष को सुन भीतर तक सिहर गई थी मालती। नहान घर से निकलता हुआ रघु बोला, अम्मा हो गई सब तैयारी? तुम भी देख लो, कुछ और रखना हो तो। अरे गरम शॉल वगैरह रख देना। रघु ने आईने के सामने बाल बनाते हुए पत्नी गुड्डी से कहा। सब रख तो दिया है, गुड्डी खींच कर बोली। रघु बेटा, हम ये कह रहे थे, कभी हम तुम औरन के साथ ही तो आते तीरथ, अभी अकेले कैसे जाएंगे? मालती ने सहमते हुए फिर एक बार कहा। क्या करे अम्मा, तुम्हें हम ही ले जाना चाहते थे, लेकिन देखती तो हो कितने जंजालों में फंसे रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो छुट्टी की है। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि एक बार घुस जाओ तो फिर बिंदास छुट्टी भी मिलती है, और ठसक से नौकरी करते हैं, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। गुड्डी को और मौका मिल गया। उसने अपनी जुबान के तरकश में से शब्दों के एक से एक जहर बुझे तीर सास के दिल पर फेंकने शुरू कर दिए। देखती नहीं हो बिल्कुल कि पूत को आज छुट्टी वाले दिन भी हाड़ तोड़ने जाना पड़ेगा। बस शुरू हो गई तुम्हारी बकर बकर। उसके सामने अपने दुखड़े खोल के बैठ गई। भैया कैसी माँ हो तुम? गुड्डी कमरे में झाड़ू बुहारते हुए बड़बड़ा रही थी। अब खर्चा पानी दे तो रहे हैं सब तुम्हें जाने को, फिर भी नखरे। राम जी महाराज कैसा जमाना आ गया है। हम जान जवान घर में सर खपा रहे हैं, 3 मोडियां हैं और अकेली जान कमाने वाला। इन्हें इस उम्र में घूमने फिरने को मिल रहा है तो अपना पेट कटकर इन्हें तीरथ भेज रहे हैं। बताओ जरा, इस कलयुग में कोई बेटा करता है क्या माँ बाप के लिए इतना खर्चा? कहती हुई गुड्डी अलगनी से कपड़े उतार कर तह करने लगी। नहीं वो बात नहीं तो क्या है? मालती सास की धोती लपेटकर एक तरफ जाने वाले कपड़ों के साथ रखती हुई बोली। वहां तो सब अपने जोड़ीदार हैं, हम अकेले हैं ना, वो भी औरत जात, किसी को पहचानते भी नहीं, बोलने बतराने की भी आदत नहीं है। कभी सिकंदरा के बाहर अकेले गए नहीं, कहीं घूमते घूमते खो गए, रास्ता भटक गए तो तुम औरन को ही दिक्कत हो जाएगी। अरे ये जिम्मेदारी तो बस वाले की है, पूरा 4000 दिए हैं, हिम्मत रखो। बस तुम जैसी पकी उम्र की औरतें कहाँ खोएंगी अम्मा? अजीब बात करती हो, खो जाओ ऐसी किस्मत कहाँ। स्वर में यही भाव थे। और क्या रखना है बताओ जल्दी। वो चश्मा की तनी टूट गई है, दिखने में दिक्कत होती है, कितने दिन से कह रहे हैं जरा ठीक करा देते, घर में तो चल जाता था पर। मालती ने डरते हुए कहा, अब ज्यादा फैशन वाली तो बनो मत, और खर्चा नहीं है हमारे पास। धाम पे जा रही हो कोई सिनेमा देखने नहीं कि दीदे नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। भगवान तो पत्थर के हैं, वो क्या देखेंगे कि भक्तिन के पास आँख कान ठीक है कि नहीं, और फिर अंधी तो हो नहीं, इतना तो दिखता ही है। कहकर गुड्डी बत्ती बंद कर बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में सोने चली गई।
बाबूजी जब गार्ड की ड्यूटी से आते थे तो रात में 12 भी बज रहे हों, वो जागती रहती थी। मालती और उन्हें गरम रोटियां खिलाती थी। थका आदमी कभी कभार चिड़चिड़ाता ही है, मजाल है जो कभी पलटकर जवाब दिया हो। हमारे भी तो दो दो जवान नंदे ब्याहने को छोड़ गए थे सास ससुर। बाबू जैसे तेज मिजाज वाले पति के साथ रहकर भी कर्तव्य समझ सब गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली, अभी तक संभाल ही रही हैं। मालती ने करौटा बदला। जानती है कि बहू गुड्डी जब से ससुर नहीं रहे उससे बहुत बुरा व्यवहार करती है और उसे कहीं भेजना चाहती है। कभी सोचते कहाँ हैं हम कि जिन संतानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों पर एक दिन हम बोझ बन जाएंगे, अपने ही सब बेगाने से हो जाएंगे, मरते बने न जीते। मालती सोच रही थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ, इतनी बुद्धि तो है ही उसमें कि कौन क्या सोच रहा है। वो तो बेटे रघु के कारण ही रह रही है इस घर में, और पोतियों के भी, जिन्हें वो बेहद प्यार करती है। मालती की दुनिया तो अब घर की ये 4 दीवारें हैं। कभी किसी ब्याह शादी में कुछ देर को जाना भी हो तो घर भागने की लगती है। अब इतने दिन वो भी अपरिचितों के बीच अकेले कैसे, सोचते सोचते मालती ऊँघने लगी। वो अनजान लोगों के साथ एक पहाड़ी के पास खड़ी थी। ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर दिख रहा है। वो लोग उस पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। मालती चढ़ते चढ़ते हांफने लगी है। वो किसी का हाथ ढूंढ रही है सहारे को, पर सब अपने अपने जोड़ीदारों के साथ हाथ थामे पहाड़ चढ़ रहे हैं। कोई पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे हैं तो कोई अपने जवान बेटे का। कुछ देर में उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वो अकेली पहाड़ पर चढ़ रही है। रात हो गई है। पूरे पहाड़ पर सन्नाटा है। वो वहाँ से घबराकर नीचे देखती है। नीचे एक विशाल खाई दिखाई दे रही है। वो चिल्लाती है, रघु रघु, हम गिर जाएंगे, आ जाओ, कहाँ हो तुम। अचानक उसे लगता है कि जमीन डोलने लगी है और वो संतुलन खो तेजी से नीचे की ओर लुढ़कती जा रही है। क्या है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। अचानक मालती की आंखें खुल गईं। अरे ये तो सपना था। रघु पानी का ग्लास लिए खड़ा था। क्या हुआ मम्मी, डर गई क्या, उसने हंसते हुए कहा। गुड्डी बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। छुटकी शोर सुनकर रोने लगी थी। अम्मा जानते हैं तुम परेशान हो, अकेली जा रही हो। बाबूजी भी होते तो साथ चले जाते, हमें भी निश्चिंतता हो जाती। लेकिन देखो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए भेज रहे हैं। गुड्डी ठीक कहती है, तीरथ घुमाओगी तो अच्छी गति होगी। अब सो जाओ, कल यात्रा करनी है फिर, कहकर रघु चला गया। उसके बाद मालती को नींद नहीं आई। गति, धर्म, पुण्य, मोक्ष, तप, गति, ये सब तो घर में ही है। इतने संघर्षों के बीच बच्चों को अपने साये की तरह और खुद धूप पे तपते हुए पालन पोषण करना, क्या ये किसी तप धर्म से कम था क्या। रिक्शा बाहर आकर खड़ा हो गया था। रघु ने सवेरे ही उसे कह दिया था, अगले मोहल्ले में ही रहता है, जब काम होता है तो फ़ोन करके बुला लेते हैं। अम्मा अपना ख्याल रखना, गुड्डी ने जाते जाते शहद भरे शब्दों में कहा और सास के पांव छू लिए। छोटी पोती अपनी माँ की गोद में दादी के साथ जाने को रो मचल रही थी। मालती का मन कलप सा गया। रघु बस अड्डे तक अम्मा के साथ उन्हें छोड़ने गया। वहाँ कुछ तीर्थयात्री पहले ही आ चुके थे। वो ज़्यादातर जोड़े में और वहीं पेड़ के नीचे खड़े या उन मुद्दतों पुरानी टूटी बेंचों पर बैठे बतिया रहे थे। रघु ने मालती की बकसिया और झोला, जिसमें मंजन, ब्रश, हाथ धोने का साबुन और सर दर्द की गोली भी थी, रिक्शे से उतारकर ज़मीन पर रख दिया और रिक्शे वाले को पैसे देने लगा। मालती रघु के पीछे पीछे घने नीम के पेड़ के नीचे आ गई, जहाँ और लोग भी खड़े थे। रघु ने एक छोटी सी जगह देख वहाँ लोहे का बक्सा बिछा दिया। अम्मा यहाँ बैठ जाओ, जब तक बस आ रही है, कहकर लोगों से बात करने लगा। मालती ने देखा जिनसे वो बात कर रहा था वो सब मालती की तरफ देख रहे थे। वो समझ गईं कि रघु उसी के बारे में बात कर रहा है। उन्हें कह रहा होगा कि अम्मा अकेली जा रही हैं, कभी अकेली घर से निकली नहीं तो इनका ख्याल रखना। बस सामने ही खड़ी थी, पीली लाल चमचमाती बस। बस के पास खड़े 2-3 युवक खूब उत्साहित हो बस की ओर निहार रहे थे। एक मरियल सा सांवला आदमी हाथ में गेंदे के फूलों की माला एक डंडी में लिए खड़ा था। ला भैया, दे दे माला, शिव जी को चढ़ा दूं, ले पैसा,
कहकर आदमी बस में चढ़ गया और ड्राइवर की सीट पर बैठकर उसने बस में सामने लगी शिव जी की तस्वीर पर माला चढ़ाकर हाथ जोड़ लिए। हाँ भाइयों, बैठ जाओ, सब आ गए? बस मालिक के जवान लड़के ने पूछा, जो अभी अभी बस में चढ़ा था और साथ में ही जाने वाला था। उसके साथ उसी की उम्र के 2 लड़के और थे। रघु, जो अभी कुछ देर पहले कहीं चला गया था, हाथ में 3 संतरे की पॉलीथीन लेकर आया और मालती का बक्सा लेकर बस में चढ़ा। पीछे पीछे मालती बस में चढ़ी। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। यहाँ बैठ जाओ अम्मा, कंडक्टर ने यहीं बैठने को कहा है। रघु ने उसे ड्राइवर के कैबिन में बैठने का इशारा करते हुए कहा और उसका सामान वहीं सीट के नीचे खिसका दिया। टिकट वगैरह की चिंता मत करना, कंडक्टर को दे दिए हैं। अच्छा, अब चलता हूँ, ड्यूटी पे जाना है, कहकर अम्मा के पैर छूकर वो चला गया। मालती ने सोचा था कि अभी वो रघु से बात करेगी कि अब भी कोई गुंजाइश हो तो वो घर वापस चले, लेकिन बस धीरे धीरे खिसकने लगी थी। मालती के दिल की धड़कनें बस की रफ्तार के साथ बढ़ने लगीं। उसे लगा जैसे अचानक उसका सब कुछ लुट गया हो और उसे किसी अनजान से जंगल में भेज दिया गया हो। कैबिन में जहाँ पहले से ही 3-4 मुस्टंडे बैठे हुए थे, बस के चलते ही कैबिन के कांच की खिड़की को लॉक कर दिया गया। अब तो मालती का जी और भी धक। एक तो पूरी बस में उसका कोई संगी साथी नहीं और ऊपर से कैबिन में इतने मर्दों के बीच अकेली औरत। उसके दूसरे मन ने उसे बहुतेरा समझाने की कोशिश की कि अरे भगवान, भरी बस में किसकी मजाल जो ऊंच नीच हो जाए, और वैसे भी इतना बुजुर्ग और गमट्टू औरत को कौन छेड़ेगा। न मुंह में दांत न पेट में आग। ये दूसरा तर्क मालती को घबराहट कम होने के लिए ज़्यादा मुफीद लगा। लेकिन तभी उसे बहू गुड्डी का कुछ दिन पहले ज़ोर ज़ोर से अखबार में से एक बुजुर्ग औरत को घर में घुसकर बदसलूकी करने और हत्या कर देने की खबर को पढ़कर सुनाने का वाक्या याद आया। मालती फिर सिहर गई। अम्मा, ने कुत्ते सरकियो। अचानक एक मर्दाना आवाज़ से वो चौंकी। एक युवक उसी से सरकने को कह रहा था। वो घबराकर सीट पर ही और सिकुड़कर बैठ गई। उसके दूसरे मन ने फिर समझाया, अरे ये तो अपने रघु से भी कम उम्र का छोकरा है रे, काहे का संकोच। लड़का बिंदास उसके और एक बगल में बैठे दूसरे लड़के के बीच में ठसकर बैठ गया और सब फिर से जोर जोर से बातें करने और हंसने लगे। हे भगवान, ये दिन भी देखने थे। बाबू जैसे भी रहे वो थे तो ढाल ही। उनके जीते जी कहाँ कभी अकेले गई वो। वैसे तो घर से कहाँ निकली, लेकिन जब भी जाती बाबू साये की तरह उसके साथ रहते। और अब इन मुस्टंडों के बीच वो अकेली चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई। अचानक एक जनानी बेशर्म सी आवाज़ बस के रेडियो में से निकलकर पूरे कैबिन में फैल गई। कुछ युवकों के पांव उस पर थिरकने लगे। मस्त फिल्म थी गुरु, देखी थी क्या तूने? पास बैठे लड़के ने कंडक्टर और उसके साथ बैठे लड़के की ओर देखकर कहा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गुरु, अपुन नहीं छोड़ते ऐसी, कहकर उसने आंख दबाई। अन्य लड़के हा हा हंसने लगे। मालती ने माथे का पल्लू आंखों तक खींच लिया और कैबिन के कांच से यूं ही बाहर की तरफ देखने लगी। कहीं सुना सुना सा लग रहा है ये गाना। मालती को अचानक धुन कुछ पहचानी सी लगी। दिमाग कुछ देर के लिए आसपास की गतिविधियों से हटकर गाने के सुने जाने की शिनाख्त में लग गया। याद आया, अरे ये गाना तो जिज्जी के अज्जू के ब्याह में खूब बजा था। और फिर गाने पर सब जनी मानसों के बीच बहू गुड्डी का थिरक थिरक लहरा लहरा कर नाचना और कुछ लड़कों का सीटी बजाना याद आया। छी, कितना बुरा लगा था जब बहू सब कुनबे और बाहरी लोगों के आगे ऐसे भद्दे गाने पर ठुमक ठुमक के नाच रही थी। न पल्लू का होश न खुद का। एक वो हैं कि जब बहू बनकर आई इस देहरी पर, बाबूजी चले भी गए तो भी इस उम्र में किसी ने उसका सर खुला कभी नहीं देखा। नाचना गाना तो दूर की बात। अचानक एक झटके के साथ बस रुक गई। मालती का मगज दुनिया भर की बातों के बीहड़ में घूमता फिर ठिकाने पर आ गया। उसने देखा कुछ लोग बस से नीचे उतर रहे हैं और कुछ नए बस में चढ़ रहे हैं। अचानक कैबिन का दरवाज़ा कंडक्टर ने खोल दिया और वो सब मुस्टंडे उछल उछल कर नीचे उतरने लगे। मालती की सीट भी खाली हो गई। वो ज़रा और फैल के बैठ गई और सुस्ताने लगी। चमेली भी जाने कहाँ गायब हो गई। रेडियो फिर चुप होके बैठ गया था। कमबख्त एक पैर पे बैठे बैठे पाँव दुखने लगा। उसने सोचा और पैर को सहलाने लगी। गला सूखने लगा था।
माथे तक खींचा पर्दा थोड़ा ऊपर किया। मालती ने थैलियों में से पानी की बोतल निकाली, खोलकर पीने लगी। पीते हुए रुकी हुई बस की खिड़की से बाहर लंगड़े चश्मे की तनी को हाथ से थामे देखने लगी। लड़के जो कुछ देर पहले कैबिन में बैठे थे अब बाहर मटर गश्ती कर रहे थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई गुटखा खरीद या खा रहा था, कोई किसी लड़की को देखकर छींटे कस रहा था। सब मस्ती के मूड में। हे भगवान, जाने कब आएगा तीरथ, मालती सोच रही थी। चश्मे की डंडी जब से टूटी है, कितनी धुंधला गई है दुनिया। अम्मा अब तू बैठ जा, सीटें खाली हो गई हैं। अचानक इस आवाज़ से वो चौंकी। ये वही बस कंडक्टर की आवाज़ थी जिसे रघु उसकी जिम्मेदारी सौंप कर गया था और जो अब बस के बाहर खड़ा हो खिड़की में से झांककर उससे सीट पर बैठने को कह रहा था। मालती ने एक बार बस में देखा और सीट के नीचे से अपना सामान निकालने लगी। कितनी आंखें फैला ली थी उसने, तो भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे उसने अटैची खींची, थैली को कंधे पर लटकाया, चश्मे की साबुन तनी को पकड़कर सीट के नीचे झुककर छूटा तो नहीं सामान, एक बार देखा और कैबिन की खुली खिड़की में से पैर उठाकर बस में आ गई। कहाँ है खाली सीट, उसने चारों ओर देखते हुए सोचा। अम्मा, वहाँ सबसे पीछे से आगे वाली खाली है, सामान वहीं ऊपर रख दे, कहकर कंडक्टर सवारियों को टेरने लगा। ड्राइवर भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया था और बस स्टार्ट हो गई थी। कुछ सवारियां बहराई सी और कुछ आराम से बस में चढ़ने लगी। बहराई सवारियां मालती को धकेलते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठने लगीं। वो हिचकोले खाती कभी इधर कभी उधर, पल्लू बार बार सर से सरक जाता। बेटा, ये सामान ऊपर रख दो हमारा, मालती ने एक दुबले पतले से सहयात्री से कहा। उसने सामान ऊपर रख दिया। मालती को समझ में नहीं आया कि वो उस लड़के का अभिवादन कैसे करे। आजकल अंग्रेजी में कुछ कहते तो हैं। गुड्डी को कहते सुना है उसने, जब छुटकी को स्कूटर पर अपनी लड़की के साथ बिठाकर उसका पड़ोसी राकेश लाता है। जब तक मालती कुछ सोच पाती, यात्री अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। बस चलने लगी थी और 2 जनों की सीट पर मालती अकेली बैठ गई थी। उसे राहत मिली, लेकिन बस फिर से रुक गई और फिर एक अधेड़ से दुबले पतले लंबे कद के बुजुर्गवार बस में चढ़े। उन्होंने चौखाने की भादरंगी सी नीली कमीज और मट्टी कलर की ढीली ढाली पैंट पहन रखी थी। कंधे पर एक मैला सा बैग टांग रखा था। दादा, उधर बैठ जाओ, अम्मा के कने सीट खाली है, कंडक्टर ने कहा। आदमी मालती के पास आकर रुका। उसने अपना सामान सीट के नीचे रखा और सिकुड़ा सा बैठ गया। मालती भी सिमट कर बैठ गई और उसने पल्लू को माथे तक खिसका लिया। बस में रौनक थी। लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे। बुजुर्ग अपने जोड़ीदार से बातें कर रहे थे। नई नवेली बस अपने संपूर्ण जोशो खरोश के साथ भागी चली जा रही थी। कुछ देर में बुजुर्ग ने अपने कपड़े के थैले में से एक पैकेट निकाला। खोलते ही अचार की खुशबू बस में फैल गई। खाएंगी क्या खाना? बूढ़े की आवाज़ गंभीर और परिपक्व थी। नहीं, मालती ने सिर हिला दिया और भीतर तक सिहर गई। पराया मर्द, वो भी उससे खाने को कह रहा है। एक बार फिर वही दूसरे मन ने दोहराई। गमट्टी और बूढ़ी होने की बात। मालती चुपचाप बाहर देखने लगी। हालांकि मन तो पूरा नई सवारी में लगा था। अकेली हो? आगंतुक ने पराठे का गस्सा तोड़ते हुए कहा। हाओ, मालती ने खिड़की से बाहर देखते हुए सर हिला दिया। नहीं नहीं, अकेले नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अकेला बोल दिया तो? अरे, अकेले यात्रा कर रही हैं तो उसमें कैसा संकोच? हमें तो दिखता है कि अकेली हैं और पहली ही बार जा रही हैं बाहर। ठीक कह रहे हैं ना? बूढ़े ने हल्के से हंसते हुए कहा। मालती चुपचाप डरी सी बाहर देखती रही। उसके दिल की धड़कनें मारे डर के बढ़ गई। बीच की चुप्पी में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आते जाते रहे। फिर आदमी ने बोलना शुरू किया। हम इटावा से आ रहे हैं। मालती चुपचाप बस की खिड़की में से बाहर की ओर देखती रही। अब की बार बातचीत के अंतराल में मालती ने अपने पति बाबू के बारे में सोचा। 3-4 बार गई है वो बाबू के साथ बस में बैठकर। बाबू जरा भी बोलना पसंद नहीं करते थे और अपना परिचय देना लेना तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बुजुर्गवार ने फिर बोलना शुरू कर दिया। असल में दूसरे गांव से आ रहे हैं। कल संझा से चले थे सो कुछ खाया नहीं था। सठेज ने अचार पराठे रख दिए थे बना के। कल मन नहीं किया। अब थोड़ी भूख सी लगी है बस। अभी 2 महीने पहले ही हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है।
तब उन्हीं ने हमारा जिम्मा ले रखा था। यात्रा का खूब इंतज़ाम करके भेजती थी वो हमें। लू न लग जाए इसके लिए छोटा तौलिया, पानी का थर्मस, साबुन की टिकिया, चद्दर, सब। बुजुर्गवार बोलते चले जा रहे थे और मालकनी की धड़कनें उन्हें घबराई हुई सुन रही थी। मालती ऐसे बैठी थी जैसे उसे उस नई सवारी से कोई मतलब नहीं। वो खिड़की में से बाहर देख रही थी। खिड़की न होती तो उसके मन में कहीं ये भय भी करवट ले रहा था। पराए मर्द की इतनी निकटता उसने तो पहली बार ही महसूस की है। बाबू होते तो। उसे याद आया एक वाक्या, जब देवर के ब्याह में नई उम्र की बिटिया दुल्हनों ने उसे नाचने को खड़ा कर दिया था। बाबू इतने नाराज हो गए थे कि बीच ब्याह में उसे लेकर घर चले गए थे और घर जाकर बस में गाना फिर जोर जोर से बजने लगा था। वही चिकनी चमेली, बस जंगलों, बस्तियों, इमारतों, गांव सबको पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। छुटकी के स्कूल से आने का वक्त हो गया होगा। आज कौन उसे लेकर आएगा? मालती का मन घर में लगा था। बहू गुड्डी कह रही थी कि रघु ने उसे तीरथ पर भेजने के लिए पूरे 4,000 खर्चा किए हैं। क्यों किए? तीरथ की क्या ज़रूरत थी? घर में ही क्या बुरे थे? हमारे लिए तो घर ही तीरथ है। बताओ, 4,000 में तो 2 महीने का गेहूं पटक लेते तो काम आता। यहाँ अनजाने लोगों के संग भेज दिया, वो भी 4,000 खर्चा करके। अरे 2,000 ही सही हमारे हाथ पे रख देते तो देख तो लेते कि कैसा लगता है अपने हाथ से अपने मन की चीज़ें खर्चने में। मालती और उदास हो गई। बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले, दूसरा गाना बजने लगा था। भैया कितने बजे हैं? एक बुजुर्ग ने मालती के पास बैठे आदमी से पूछा। उसने हाथ घड़ी देखकर कहा, 12:15 होने को है। अरे बस रोको, पिसाब जाना है हमें, एक बूढ़े ने मरियल सी आवाज में कहा। बस वाले ने शायद सुना नहीं, बस यूं ही बहराई सी भागी जा रही थी। ऊपर से कानफोड़ू गाना। मालती के बगल में बैठे बुजुर्गवार उठे और कैबिन के निकट जाकर उन्होंने कांच को खटखटाकर इशारे से बस रोकने को कहा। बस जी करती रुक गई। जाना तो हमें भी है बाथरूम, पर अकेले, वो भी सामान बस में छोड़कर कैसे जाएं? अभी मालती सोच ही रही थी कि बगल में बैठे बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें जाना है क्या बाथरूम? उसने संकोच में हाँ में सर हिलाया। जाओ तो हो आओ, लेकिन चश्मा तो टूटा है, कहीं बाथरूम में फिसल गई तो और मुसीबत। कोई है भी नहीं साथ और देरी हो गई निकलने में, बस छूट गई तो। मालती सोचकर सिहर गई। नहीं नहीं ठीक है, बस उसने कहा। अरे सामान उमान हम देख लेंगे तुम्हारा भाई, जाओ हो आओ, फिर न जाने कहाँ रुकेगी। बूढ़े ने फिर कहा। अब चश्मे की बात कैसे बताएं? मालती मन ही मन सोच रही थी। नीचे जाने में डर रही हो? आदमी हंसते हुए बोला। चलो हम चले चलते हैं। कहकर वो उठ खड़ा हुआ। देखो बाथरूम रोकना नहीं चाहिए, गुर्दे खराब हो जाते हैं। आओ चलो। मालती यंत्रवत सी उसके पीछे पीछे चल दी। उसने घूंघट थोड़ा और आगे को खींच लिया और धीरे से सफाई दी। असल में हमारा चश्मा टूट गया है। बस की सीढ़ियाँ कुछ ऊंची थीं। मालती वहीं खड़ी रह गई। बूढ़ा समझ गया। वो बस से नीचे उतर आया और अपना हाथ मालती की तरफ बढ़ाकर बोला, आ जाओ, पकड़ लो हाथ, गिरोगी नहीं। किसी गैर मर्द का हाथ नहीं, ये नहीं हो सकता। मालती काँप सी गई। हम उतर जाएंगे धीरे धीरे, कहकर मालती उतरने लगी, लेकिन लड़खड़ा गई। बूढ़े ने हाथ पकड़कर उसे उतारा। कैबिन में बैठे वो छोकरे उन्हें देख रहे थे। मालती सकपका गई। बस बस अब चले जाएंगे, कहकर मालती ने झटके से हाथ खींच लिया। देखो वो महिलाएं जा रही हैं ना, बस वो ही है बाथरूम, चली जाओ, कहकर बुजुर्ग पास की दुकान पर चला गया। मालती जब बाथरूम से लौटी तो एक जैसी बसों को कतार में खड़ी देख डर गई। अरे कौन सी बस थी उसकी? वो घबराकर देखने लगी। तभी एक बस वहां से चल दी। मालती घबराकर चीखी, अरे भैया हम बचे हैं, हमें भी ले चलो। तभी बूढ़े ने आगे आकर कहा, अरे अपनी बस तो जे खड़ी है, काहे घबरा रही, कहकर वो हंसा। मालती झेप गई। लो चाय पियो। बूढ़े ने चाय का प्याला मालती को देते हुए कहा। मालती ने मना किया, लेकिन बूढ़ा नहीं माना। अब 5 रुपया खर्चा करके ली है, पी लो, कहकर उसने बहुत आत्मीयता से कप मालती को पकड़ा दिया। चाय पीते हुए मालती को बहू गुड्डी की तीखी आवाज़ याद आई। सुबह चाय पानी दूभर कर देती है उसका। अरे जल्दी पियो ना चाय, छुटकी के स्कूल की बस छूट जाएगी।
डुकरिया को तो बस चाय पीने की पड़ी रहती है। चाय का स्वाद औचक कसैला सा लगा उसे। लाओ हम ले जाते हैं प्याली, कहकर बूढ़े ने उसके हाथ से कप ले लिया और दुकान पर दे आया। आ जाओ बस में, कहकर उसने फिर से मालती का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, हम चढ़ जाएंगे, कहकर मालती गोडे पकड़कर धीरे धीरे बस में चढ़ने लगी। बस फिर दौड़ रही थी, घरों, मवेशियों, जंगलों, कस्बों, गांवों को छोड़कर। बूढ़ा फिर मालती की बगल में बैठ गया था। अब उसने अपने बैग से एक किताब निकाल ली और चश्मा लगाकर पढ़ने लगा। आदमियों में भी इतना फर्क होता है क्या, मालती सोच रही थी। उसे बाबू का खुर्राट और हमेशा क्रोध में तमतमाया चेहरा याद आ गया। बस बड़े दरख्तों और मैदानों, पहाड़ों सबको पीछे छोड़ आगे भागी जा रही थी। मालती का अतीत उसकी आंखों में उतर रहा था, जैसे शाम उतर रही थी। कितनी डरती थी वो अपने पति बाबू से, और कितना डर पाते थे बाबू उसके डर को। साग में ज़रा सा नमक ज़्यादा कमती हो जाए या चाय में चीनी पत्ती ऊपर नीचे तो बर्तन फेंक देते थे उठाकर। कोई मेहमान, भले ही वो मालती का भाई ही हो, घर आए तो माथे तक घूंघट निकाल कर उससे बात करनी पड़ती थी। पराए मर्दों या मानों के सामने आने में तो साफ मनाही थी। कभी वो रोती तो सास कहती, बामन ठाकुर गुस्सैल न होगा तो भंगी चमार न हो जाएगा। यही तो फर्क होता है जात जात का, न मर्द को अपना जात छोड़ना चाहिए और न जनी को अपना लाज। सिर से सरकता पल्लू मालती ने फिर से ठीक कर लिया। अब बस में शांति थी। कोई सो रहा था, कोई बातें कर रहा था। बगल में बैठा बुजुर्ग अभी भी किताब पढ़ रहा था और मालती की यादें बस की रफ्तार का पीछा कर रही थीं। काफ़ी देर तक यूं ही चलता रहा। अचानक एक झटके के साथ बस रुक गई। कैबिन में से कंडक्टर बाहर आया और बोला, चलो सब उतर जाओ, खाने का टेम हो गया। चलो भाई, कहकर मालती की बगल में बैठे बुजुर्ग ने जम्हाई ली, चलो खाना खा लें। नहीं, मेरा तो आज उपवास है, मालती ने झूठ बोल दिया। बूढ़ा कुछ पल मालती की ओर देखता रहा, फिर बोला, अरे तो क्या भूखी रहोगी पूरा दिन, तबीयत न बिगड़ जाएगी। अरे यात्रा वगैरह में तो भगवान भी छूट दे देते हैं, चलो खा लो। नहीं नहीं, हम नहीं खाते, कहकर मालती खिड़की से बाहर झांकने लगी, जैसे बातचीत में गठान लगा दी हो। ठीक है फिर, कहकर बुजुर्ग बस से उतर गए। ये बुढ़ऊ काहे इतना मेलजोल बढ़ा रहे। आजकल के ज़माने में तो उम्र का भी कोई लिहाज शर्म नहीं। घरवाली है नहीं, अकेले जा रहे तीरथ पर। राम राम। अब वो बिल्कुल बात नहीं करेगी उनसे। मालती ज़रा और खिड़की की तरफ सरक कर बैठ गई। न जाने कब मालती को खिड़की से टिके टिके नींद आ गई। इस छोटी सी नींद के टुकड़े में मालती ने बाबू को गुस्साते देख लिया। वास्तव में उसकी नींद तो उसी गुस्से से टूटी, वरना तो पिट गई होती सपने में। इतना बड़ा पाप किया था उसने, गैर मर्द की बगल में बैठने का ही नहीं, उसको छूने का भी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे बाबू अदृश्य हो, कहीं से उसे मर्द की बगल में बैठे देख आग बबूला हो रहे हैं। कंडक्टर चिल्लाकर सबको बुला रहा था, चलो भाई, शाम हो रही है, रात होने से पहले अजमेर पहुंचना है। लोग बाग चढ़ने लगे थे। आधी से ज़्यादा बस भर गई थी, लेकिन बूढ़ा नहीं आया था। मालती की बेचैनी बढ़ने लगी। अरे ना आए तो न सही, उसे क्या, यात्री ही तो है, वो क्यों बेचैन हो रही है उस गैर मर्द के लिए। लेकिन घबराहट थी कि कम ही नहीं हो रही थी। उसने टूटा चश्मा फिर पहन लिया और उसकी तनी को हाथ से पकड़कर खिड़की में से बाहर देखने लगी। कहीं दिख भी तो नहीं रहे, कहाँ चले गए, वो सोच रही थी। बस सरकने लगी। मालती की घबराहट तेज हो गई। उसने बस में सबको देखा, सब अपने अपने में मस्त थे। उसने एक बार फिर अपने बगल की खाली सीट को देखा और फिर घबराकर बाहर देखने लगी। बस अब भी सरक रही थी। चलो भाई, गेट बंद करो, आ गए सब। जैसे ही कंडक्टर ने कहा, मालती खड़ी हो गई और ज़ोर से चिल्लाई, भैया बे नहीं आए अभी। कौन? कंडक्टर ने पूछा। अरे बे ही जो हमारे कने बैठे थे। बस के कैबिन में बैठे लड़के एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। रोको भैया, अभी एक डोकर रह गया है नीचे, कंडक्टर ने कहकर विसिल बजाई। बस फिर चीखती रुक गई। कंडक्टर गुस्से में नीचे उतरा, चारों ओर देखने लगा। मालती की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने बूढ़े की सीट पर रखा अंगूछा उठा लिया और अपने पास रख लिया। उसके सामान को सीट के नीचे एक बार झाँक कर देखा और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। बूढ़ा दूर से भागता हुआ गिरता पड़ता सा चला आ रहा था। वो जैसे ही बस में चढ़ा, कंडक्टर चिल्लाने लगा, कहाँ चले गए थे दद्दू, ऐसा अब नहीं चलेगा।
किसी बस उसके नीचे दबदबा गए तो हमारी जान पे आ जाएगी। चलो बैठो अब। अरे माफ़ करना भाई, दवाई लाना भूल गया था, रोज़ लेनी पड़ती है ना। बस ज़रा दवाई की दुकान थी अड्डे के बाहर, वहीं लेने चला गया था सो देर हो गई। चलो चलो बैठो अब, कहकर कंडक्टर ने फिर से विसिल बजा दी। मालती फिर तटस्थ सी बैठ गई। हालांकि उसके मन में कोहराम मचा हुआ था। पूछना चाहती थी कि कहाँ रह गए थे, बस चल देती तो। तुम रह जाते तो मेरा क्या होता। ना हाफ रहे हो, लो पानी पी लो। लेकिन न जाने होठ थे कि सिल ही गए थे। वो बस से बाहर देखती रही। बाबू अब भी अदृश्य गुस्साए से उसकी ओर देख रहे थे। सुनो, बूढ़े ने मालती से कहा। मालती ने सकुचाते हुए उसे देखा। ये लो सेब और केले लाया हूँ, खा लो। यात्रा और परदेश में भूखे रहना ठीक नहीं, फलाहार है। जब वो उसे पॉलिथीन दे रहे थे तब मालती ने देखा उनकी कमीज की बाह कलाई से फटी हुई थी और वो झूलकर नीचे को गिर रही थी। अरे इसकी सिलाई करनी थी, हमें आती नहीं, पत्नी ही करती थी, अब जाके करेंगे, कहकर झेपते हुए से वो हंसे। मालती ने संकोच से पॉलिथीन ले ली और एक सेब अपने सहयात्री बूढ़े की ओर बढ़ा दिया। तुम भी ले लो, उसने कहा। नहीं नहीं, तुम खाओ, हम तो अभी नीचे भोजन करके ही आ रहे हैं। ये उन दोनों के बीच में पहला सीधा संवाद था। अरे लेकिन, मालती कुछ कहती उससे पहले ही बूढ़े ने बात काटते हुए अधिकार से कहा, खा लो अब, नखरे मत करो, यहाँ कौन है तुम्हारा, तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मालती ने संकोच के साथ सेब खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा फिर किताब खोलकर पढ़ने लगा था और मालती खिड़की से टिकी ऊँघने लगी। शाम की धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। ठंडक बढ़ गई है थोड़ी, कोई कंबल वंबल लाई हो तो निकाल लो। मालती कुछ कह पाती इससे पहले ही वृद्ध ने ऊपर रखे सामान में से वो नीला बक्सा दिखाते हुए कहा, यही है ना तुम्हारा सामान। हाँ लेकिन उसमें नहीं होगा, ये थैलियाँ है हमारे कने, इसी में से। ठीक है निकाल लो फिर, कहकर वृद्ध फिर से अपनी सीट पर बैठ गए। मालती ने थैलिया को खोला। कपड़े की चीकट थैली जो कई जगह से उधड़ी हुई थी, उसमें सामान खखोरने लगी। क्या हुआ, नहीं है क्या, वृद्ध ने पूछा। हाँ शायद बहू रखना भूल गई, मालती ने संकोच से कहा। कोई बात नहीं, हमारे पास है एक, तो मोड़ लो। अरे नहीं, हमें बिल्कुल जाड़ा नहीं लग रहा। अरे ले लो, ये खेस अपने बूढ़े हार्ड है, ठंड घुस गई तो मुश्किल हो जाएगी, कहकर बूढ़ा हंसा और खेस उसे दे दिया। अब आराम से टिक कर सो लो। हाँ कहकर मालती खिड़की से टिक गई, लेकिन नींद कहाँ। उसने एक बार बगल में बैठे वृद्ध की ओर देखा। वो चश्मा लगाकर अब भी कोई किताब पढ़ रहे थे। इनका परिवार भी तो होगा, इनके भी तो बहू बेटे या बेटियां होंगी, पूछा ही नहीं। कितनी मूर्ख है वो, उसे लगा। बचपन से लेकर अब तक उसे तो ऐसे डराया गया है जैसे मर्द कोई जानवर होते हैं। जब वो छोटी थी तो अपने बाप के सामने भी आंखें ऊपर करके बात नहीं कर पाती थी, और शादी के बाद तो गैर मर्दों को तो क्या, अपने बेटे तक को उसके जवान होने के बाद आंख भर नहीं देखा उसने, जबकि बेटा पैदा उसी ने किया। अब बहू का पूरा राज चलता है उस पर। हमें सब कायदे कानून सिखा हमारे माँ बाप चले गए और जोर ज़बरदस्ती से हम पर बंदिश लगा पति बाबू भी। हम अकेले भी रह सकते हैं इतनी डरावनी दुनिया में, ये कभी ना सोची उन औरन ने। अचानक मालती को जैसे कुछ याद आया। बस अड्डे पर बेटा रघु कुछ संतरे खरीद कर दे गया था जो थैलियाँ में रखे थे। उसने वो निकाले और 2 संतरे वृद्ध की ओर बढ़ाकर कहा, ये बेटे ने रखे थे हमारे लिए, खा लो। वृद्ध ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर संतरे ले लिए। तुम भी खा लो, वृद्ध ने कहा। नहीं, तुमने सेब खिला दिए ना तो अब भूख नहीं है। ठीक है, कहकर वृद्ध संतरा छीलने लगे। एक बात पूछें तुमसे, मालती ने कांपती सी आवाज में कहा। अरे क्यों नहीं, पूछो ना, अच्छा लगा कि तुमने हिम्मत की। मालती भी मुस्कुरा दी। तुम्हारे भी पत्नी और बच्चे होंगे, कहाँ रहते हैं वो? वृद्ध कुछ देर चुपचाप संतरे की फाके अलग करते रहे। हाँ, पत्नी है नहीं थी, अभी 2 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ। बहुत सीधी सरल महिला थी, वो तो घर गृहस्थी में जुटी रही। हम सरकारी मास्टर थे, कई गांव कस्बों में तबादले होते रहे। अभी 6 महीने पहले ही रिटायर होने के बाद घर आए थे। पिछले 3 वर्षों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दिए। एक ठो मकान बना लिए, एक बिटिया है ब्याह कर दिए, एक बेटा है उसका विवाह भी हो गया, एक बच्ची भी है उसके। बेटे के घर जा रहे हैं।
नहीं, वहाँ से आ रहे हैं, वो हमारा ही घर है। वो भी अब था हो चुका है, कहकर वृद्ध हंसे। अरे बताओ, इतनी बातें कर ली लेकिन तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं हमने, कुछ झेपते हुए। मालती, कहकर वो खुद ही चौंक सी गई। कितने दिन बाद उसने अपना नाम अपने मुंह से लिया है, वरना तो वो अम्मा, जीजी, चाची, रघु की माँ जैसे संबोधनों को ही अपना नाम समझने लगी थी। कितने टुकड़े जो हो गए थे उसके नाम के। अब जैसे उन टुकड़ों को बटोरकर उसने उन्हें एक करके अपना नाम फिर जोड़ा था, मालती। अच्छा नाम है। हमारी पत्नी का नाम इंदुमती था। क्या बताएं, था कहने में जीभ कांपती है हमारी, लेकिन, कहकर वृद्ध उदास हो गए। हमारे पति को भी करीब इतना ही समय हुआ है नहीं रहे, मालती ने कहा। अरे बच्चे कितने हैं? बस एक बेटा, 5 बरस पहले ब्याह हुआ था उसका। अब एक 3 पोतियां भी हैं। उन्हीं के साथ रहती हो। उन्हीं के साथ रहती हो? हाँ। भाग्यशाली हो, बेटे तो अच्छे ही होते हैं मालती। बहू अच्छी मिल जाए तो बाकी का जीवन भी सुधर जाता है ना? हाँ, सही बात है। कह तो दिया मालती ने, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। मालती हैरान थी वृद्ध की बातें सुनकर। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उस जैसी बेपढ़ गंवारू औरत के साथ वो भी कोई मर्द उसका नाम लेकर इतने अपनापे और सभ्यता से बात कर सकता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई मालती? ऐसा ही होता है, जानते हैं पति की याद आ गई होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है। एक बात कहें मालती, मानोगी? हाँ कहो। डरते पापी लोग हैं, जो तुमने नहीं किए इसलिए डरना छोड़ दो। हम देख रहे हैं तुम बहुत डरी हुई सी रहती हो। मालती चुपचाप बैठी रही। इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनकर उसे अपना गंवारू होना फिर याद आया। खिड़की बंद कर दो, ज़्यादा ठंडक होने लगी है। तुम ज़रा बाहर आओ, कहकर वृद्ध सीट से उठकर एक और खड़े हो गए। उन्होंने मालती से भी सीट से बाहर निकलने को कहा। मालती चुपचाप एक तरफ आकर खड़ी हो गई। वृद्ध ने खिड़की के निकट जाकर खिड़की बंद की और मालती से अपनी जगह पर बैठने को कहा। मालती ने देखा उनकी कमीज की झूलती हुई बाँह फिर नीचे को गिरने लगी है। मालती को कुछ याद आया। उसने अपनी चूड़ियों में लगी सेफ्टी पिन को निकाला, जो ऐसे ही आड़े वक्त के लिए वो अपनी अम्मा की देखा देखी चूड़ियों के बीच में लगा लेती थी। ये लगा लो अपनी बाह में और घर जाकर उसे किसी से सिलवा लेना, मालती ने सेफ्टी पिन वृद्ध को देते हुए कहा। वाह, ये बढ़िया रास्ता सुझाया तुमने, वृद्ध हंसते हुए बोला। लेकिन इसे हम लगाएंगे कैसे? रख लो, ऐसे ही ठीक है। लाओ हम लगा दें। कहते हुए मालती को अभूतपूर्व अनुभूति हुई, लेकिन चश्मे की तनी टूटी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा चश्मा टूट गया है, हमारा पहनकर देख लो, कहकर वृद्ध ने अपना चश्मा मालती की ओर बढ़ा दिया। अरे नहीं नहीं, अरे भाई पहनकर तो देखो, अपने स्वार्थ के लिए ही कह रहे हैं। यदि पिन हमें चुभ गई तो? मालती ने चश्मा पहना तो उसे लगा अचानक आंखों की बुझती लालटेन भक्क से जल गई हो और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा हो। दिखाई दिया ना? हाँ, बहुत अच्छा। उसने वृद्ध की कमीज की फटी हुई बाह में करीने से पिन लगा दी। वृद्ध मुस्कुराते रहे। अब ठीक है। देखो ना, स्त्री के काम तो स्त्री ही कर सकती है। हम पुरुषों में तो इतनी अक्ल भी नहीं होती कि ये उपाय भी हो सकते हैं, कहकर वृद्ध हंसने लगे। मास्टर साहब, आपका गांव आ गया, कंडक्टर ने आवाज़ लगाई तो वृद्ध उठ खड़े हुए। अच्छा मालती, अब चलते हैं, हमारा ठौर आ गया। अरे, तुम हमारे साथ तीरथ पर नहीं जा रहे? मालती सहसा चौंक गई। तीरथ? कहकर वृद्ध हंसे, फिर बोले, अपना ख्याल रखना। ये तुम्हारा चश्मा, कहकर मालती ने चश्मा उतार दिया। ये तुम रख लो, हम तो वैसे भी पढ़ते बखत ही लगाते हैं। एक और पुराना चश्मा भी है हमारे पास। अरे नहीं, कहती रह गई मालती, लेकिन वृद्ध ने अपना सामान उठाया और बस के नीचे उतर गए। बाहर निपट अंधकार था, लेकिन कच्चे से रास्ते के दोनों ओर लगी बत्तियों से कुछ दूर तक देखा जा सकता था। दूर तक कोई रिहाइश नहीं थी, सिवाय खेतों और अंधेरों के। मालती को लगा कि नीचे उतरकर वृद्ध उसकी ओर देखेंगे, तब वो उनसे अंतिम राम राम कर लेगी, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं और अपना बैग लेकर ऐसे चले गए जैसे अब इस बस की तरह उनका उसके किसी भी यात्री से कोई लेना देना नहीं रह गया हो। मालती वृद्ध की जाती हुई पीठ को चश्मे से देखती रही। अचानक उसे याद आया, वह अपना खेस भी छोड़ गए हैं।
मालती को खुद पर गुस्सा आया। बस खिसकने लगी थी। अचानक पूरी बस में चोली के पीछे क्या है गाना जोर से बजने लगा। सब बूढ़े लोग बड़बड़ाने लगे। कोई सो नहीं पा रहा था, लेकिन बस के कैबिन में बैठे वो शोहदे खूब मस्ती कर रहे थे। मालती को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि वो जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहे कि बेटा बंद कर दो गाने, रात बहुत हो गई है, थके हुए भी हैं सब। मालती ने देखा कि अभी कुछ देर पहले एक औरत को उल्टी हो गई थी और उसने खाना भी नहीं खाया था। वो परेशान हो रही है। उसका पति जो बूढ़ा और कमज़ोर सा था उठकर बस में आगे गया और उसने कैबिन के लड़कों से गाने बंद करने को गिगियाते हुए कहा, लेकिन उन्होंने बूढ़े को हड़का दिया और वो लौट आया। अचानक मालती की देह में न जाने कैसी फुर्ती आ गई। वो उठी और चलती बस में लड़खड़ाती सी सबसे आगे जाकर उसने कैबिन की वो शीशे की खिड़की खटखटाई। ड्राइवर ने मुड़कर देखा और इशारे से कंडक्टर से कुछ कहा। एक लड़के ने आधी खिड़की खोलकर कहा, क्या बात है अम्मा, जे गाने बंद कर दो, जे बस है कोई सिनेमा घर नहीं। मालती को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज़ में इतना जोर कहाँ से और कैसे आ गया। ठीक है, कहकर लड़के ने खिड़की बंद कर दी। जब तक मालती अपनी सीट पर वापस आई तब तक गाने बंद हो चुके थे। सुबह की मध्यम रोशनी फैलने लगी थी। पूरी बस में अथाह शांति थी, सिवाय उसके चलने की आवाज़ के। कैबिन में भी सब लड़के उल्टे पुल्टे सो रहे थे। मालती ने खिड़की से बाहर देखा। पुराने चश्मे से नई सुबह कितनी सुंदर और साफ लग रही थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी हमसफ़र।